क्या बोला मैंने? दिस इज द बेस्ट आंसर। इनके बीच इनके बीच इनके बीच इनके बीच एक ही रिलेशन मेटा मैरिज। तो फिर सीआई कब करना है सर? जब ऑप्शन में मेटा मैरिज में दे ही नहीं रखा हो तो सीआई आंसर आएगा। ओके, ये चक्कर है क्या? यस, यही चक्कर है बाबू भैया, यही चक्कर है, समझे? मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल एल्कोहल बताइए। समझ में आ रहा है? मैंने ऊपर तो पूछा पॉसिबल एफआईज बताइए, अब मैं पूछ रहा हूं टोटल पॉसिबल अल्कोहल बताइए। तो मैं क्या करता? तो मैं एल्कोहल बताता, गिन लेता, एल्कोहल एल्कोहल काउंट कर लो, काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। सर 5 कहां से हो गए? देखो बेटा, ये जो कार्बन है ना वो कायरल है, कायरल। कायरल कार्बन का मतलब जिसपे 4 वैलेंसीज डिफरेंट हो, और कायरल होने की वजह से अब ये एक नहीं ये 2 हो गए, ये डी और एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी दोनों हो गए। बोथ आर स्टेबल इन नेचर, बोथ आर एग्जिस्ट इन नेचर। इट मींस जब मैं काउंट करूंगा टोटल, तो टोटल में डी भी काउंट करूंगा, एल भी काउंट करूंगा, टोटल 5 बताऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता है तो मैं 1 2 3 4 मतलब इन दोनों को एक ही काउंट करूंगा। अगर वो स्ट्रक्चरल पूछता है तो मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट नहीं करूंगा। ध्यान रखें, ओनली स्ट्रक्चरल में 4 और टोटल में 5 आंसर आपको टिक करके आना है। जब भी टोटल बोलेगा 5 ही बताना है। स्ट्रक्चरल बोले सवाल में या बोले कि एक्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो आपको 4 आंसर बताना है। Okay. और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ईथर पूछे तो ईथर गिन के 3 बता दूंगा, बात खत्म। इसमें कहीं कोई कायरल कार्बन है ही नहीं। कायरल का मतलब चारों वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए, यहां तो है ही नहीं ना। CH3 CH2 CH2 CH3, कहां 4 वैलेंस? इस पे 3H, इस पे 2H, इस पे 2H, इस पे 3H, कोई कार्बन कायरल है ही नहीं, तो 3 के 3 बन गए। और सर ऐसे पूछता कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कंपाउंड्स बता दीजिए C4H10O से, तो फिर मैं कंपाउंड बताऊंगा। भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। मैंने पूछा टोटल एफआई तो 2, टोटल पॉसिबल एल्कोहल तो 5, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्कोहल तो 4, टोटल ईथर तो 3, और टोटल पॉसिबल कंपाउंड तो मेरा आंसर है सबको गिनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आंसर इज 8। टोटल में सब गिने जाएंगे। और ध्यान रखें, केवल ओनली स्ट्रक्चरल की अगर बात करता तो मैं 1 कम कर दूंगा, डी और एल में से 1 कम कर दूंगा, मतलब इस स्ट्रक्चर को ही काउंट करूंगा, 7 आंसर आ जाएगा। अगर सवाल पूछता, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि सर एक बात बताइए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्योंकि एक बार ये नीट में आया है, एक बार ये क्वेश्चन आया है, आईआईटी तक में पूछा गया है कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितने होंगे। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम C4H10O। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब समझ रहे हैं आप? जब कायरल कार्बन दिख जाए तो समझ जाना कि वो कंपाउंड ऑप्टिक के लिए, लाइट के लिए, प्लेन पोलराइज लाइट, एक स्पेसिफिक लाइट है, उसके लिए एक्टिव हो गया है। वो कंपाउंड उस लाइट के लिए एक्टिव है। वो कंपाउंड उस लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या तो डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा या लीवो रोटेट करेगा। मतलब उस कंपाउंड से बने हुए दोनों आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लाइट के लिए एक्टिव होंगे, पीपीएल के लिए एक्टिव होंगे। वो इन दोनों की बात कर रहा है। बता देना 2 बनेंगे भाई साहब, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड 2 बनेंगे। सिर्फ इन पूरे 8 कंपाउंड्स में से ये दो जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं।
और एक अंतिम सवाल और इसका बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन। आपसे अगर ये पूछ ले, क्या आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया जो आपने स्ट्रक्चर्स अभी बनाए हैं, हाँ, उनमें आप मुझे बताएंगे कि टोटल इनैंशियोमेरिक पेयर कितने हैं? इनैंशियोमेरिक पेयर्स हैं, ये क्या चीज होती है? इनैंशियोमेरिक पेयर का मतलब मिरर इमेजेस की बात कर रहा है, वो उन पेयर्स की बात कर रहा है जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, डी और एल हैं। आप गौर से देखो कितने पेयर हैं भैया, पेयर एक ही है, कंपाउंड दो है, क्योंकि एक पेयर दो से बनता है। आपका जवाब होना चाहिए कि इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस आइसोमर, in these structures only two compounds are optical active. It means only one pair is enantiomeric pair. Answer is 1. Okay, next. चलो भाई, जगह खाली, निकलो भैया निकलो, और भी आ रहे हैं, अभी आने दो उन्हें। अगला क्वेश्चन जो बता रहा हूं उन्हें याद करें। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ऐसा ना हो कि एग्जाम देने के बाद हमें महसूस हो कि हमने मिस कर दिया। बताया गया था फिर भी हम नहीं कर पाए। मैं बहुत क्लास में भी बताता हूँ अपने बच्चों को कि देखो बेटा, पूरी क्लास भरी रहती है, खूब बताते हैं, लेकिन हमें मालूम है ना कि इतने सारी जो बच्चे हैं इनमें भीड़ ज़्यादा है, सुनने और समझने वाला बच्चा कम है। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ बेटा, केवल इन वीडियो को देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया है उनको एक कॉपी पे नोट कर लो। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उन्हें नोट करते जाओ। वीडियो कैसे देखोगे आप एग्जाम के टाइम पे, वीडियो कैसे देखोगे है? ये तो मैंने समझाने के लिए इन क्वेश्चंस को शॉर्ट में नोट करते जाओ, एक पेज पे, एक नोटबुक में, कि भाई ये क्वेश्चन सर ने बताया था। इनको ज़्यादा फोकस करना। आई गारंटी, मैं पूरी तरह से आपसे गारंटी लेता हूँ, ये सारे सवाल आपको बहुत बेनिफिट देंगे। बेटा अब ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ, बस इतना मान लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप चिंता मत करो, आपका नुकसान नहीं होगा, इससे घबराए नहीं, आपका बेनिफिट ही होगा। अच्छा, गौर से देखें सभी बच्चे, गौर से देखें। तीन ले लेते हैं, तीन स्ट्रक्चर आपके सामने, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच का रिलेशन बताइए। एक और कॉन्सेप्ट उठा लेता हूं, तीन की जगह चार कर देते हैं, क्योंकि जब समझ रहे हैं तो पूरा समझते हैं। किसी का देखो, मैं सीधी सी बात है, मैं इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे जहां भी थोड़ा सा भी लगेगा कि इसका चांस है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, और जिसमें मुझे ये लगेगा कि ये नहीं आएगा इस बार, मैं छोड़ूंगा उसको, तुरंत छोड़ दूंगा उसको, मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा उसको। देखिए सवाल फिर से आपके सामने, आपस में रिलेशन बताने, बहुत चार में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक सुन लो पहले तो। जब भी दो ऐसी स्ट्रक्चर्स आपके सामने आ जाएं, जब भी दो ऐसी स्ट्रक्चर्स आपके सामने आ जाएं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, तभी तो आइसोमर होंगे, तभी तो ये सवाल है। लेकिन उन दोनों में
एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और वो फंक्शनल ग्रुप भी कार्बन चेन के बीच में आता हो। वापस सुनो, द कंपाउंड्स विच हैव फंक्शनल ग्रुप, द कंपाउंड्स विच हैव two or more vacant bonded functional group, the compound which have two or more vacant bonded functional group, O एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर दो दो वैकेंसी होती है। मैं ऐसे ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनमें एक ही वैकेंसी हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे ग्रुप्स की बात कर रहा हूं जिनमें एक से ज्यादा वैकेंसी हो, एक से ज्यादा, चाहे दो वैकेंट बॉन्ड हो, चाहे तीन वैकेंट बॉन्ड हो, एक से ज्यादा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी ग्रुप हो, एक से ज्यादा वैकेंसी चाहिए। अगर दोनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इनमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसपे एक से ज्यादा वैकेंट बॉन्ड है, तो समझ जाना इनके बीच का रिलेशन हर हाल में मेटामेरिज्म ही होगा। मैं इसे भी मेटामेरिक आइसोमर कहूंगा, यहां भी Mi लिखूंगा, यहां भी Mi लिखूंगा, यहां भी Mi लिखूंगा, कोई रोक नहीं सकता। और ये और बता दूं कि 100% सही आंसर यही है, मोस्ट वैलिड आंसर यही है। कि सर ये बाद में आपने मोस्ट वैलिड ये क्यों बोला आपने? मोस्ट वैलिड मतलब कुछ और भी हो सकता है क्या? यस, कुछ और भी हो सकता है। सही पकड़े हैं आप, गौर फरमाएं। इस स्ट्रक्चर को देखें और इस स्ट्रक्चर को देखें। जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो ये 4 का चेन बनेगा, और जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो ये 3 का लॉन्ग चेन बनेगा। बाबू ढंग से सुनना बेटा, बात को मजाक में नहीं लेना है बिल्कुल भी, हाई लेवल का इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 की चेन 3 की रूट चेन में बदल गई, मतलब इन दोनों के बीच में एक और रिलेशन जनरेट हो गया है, वो है चेन आइसोमर्स का। सर आपने तो कहा था कि मोस्ट करेक्ट आंसर, वो मोस्ट करेक्ट अलग चीज है, करेक्ट अलग चीज है। आंसर अब ये भी सही है, वो भी सही है। अगर अकेला ऑप्शन में ये हो तो ये सही, ये हो तो ये सही, दोनों हो तो बहुत सही, और दोनों हो और किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो दिस इज द बेस्ट आंसर। यही तो बता रहा हूं मैं आपको। मैंने क्या बोला? मैं यही तो बोल रहा हूं इतनी देर से। नहीं, क्या बोला मैंने? दिस इज द बेस्ट आंसर। इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच एक ही रिलेशन, मेटामेरिज्म। तो फिर सीआई कब करना है सर? जब ऑप्शन में मेटामेरिज्म दे ही नहीं रखा हो तो सीआई आंसर आएगा। ओके, ये चक्कर है क्या? यस, यही चक्कर है बाबू भैया, यही चक्कर है, समझे? अब इसको देखो, 4 का चेन, 4 का चेन देख लो। ओ सर मिथॉक्सी 1 पे लगा है और यहां मिथॉक्सी 2 पे लगा है मेरा बाबू। दिस इज 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। यहां तो भैया ग्रुप का पोजीशन ही बदल रखा है, तो क्या मैं इन दोनों को पोजिशनल आइसोमर नहीं कह सकता? कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं। अब बात फिर से वही, ऑप्शन में ये दोनों स्ट्रक्चर हों और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा रिलेशन दिखा रहे हैं। ऑप्शन में पीआई हो तो पीआई सही, एमआई हो तो एमआई सही, दोनों हो तो तीसरा ऑप्शन बोथ करके आना है, दोनों हो और तीसरा ऑप्शन बोथ ना दे रखा हो तो एमआई करके आना है। अब तो आ गया होगा समझ में। ऐसा ही सबने करना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब में वही रिलेशन है। जहां जहां चेन बदलेगी
वहाँ CI भी आ जाएगा, जहाँ जहाँ पोजीशन बदलेगी वहाँ PI भी आ जाएगा। आओ अगले पे चलते हैं। 3 का चेन, उधर मिथॉक्सी, 3 का चेन उधर इथॉक्सी। भैया आपने तो ग्रुप ही बदल डाला। हाँ तो फिर इनके बीच का रिलेशन का है बाबू, इनके बीच का रिलेशन CI नहीं आई। अब CI नहीं होगा। क्यों सर? आप देखो तो से, अरे भैया 3 की चेन CI कैसे हो सकता है? दूसरी बात, इनके बीच का बताना सर, इसके और इसके बीच का, ये केवल MI है, ये केवल MI है। क्यों सर? यहां तो चेन बदल दी ना, 4 की चेन थी 3 की कर तो दी बेटा। चेन बदलना इसको कहते हैं। 4 की चेन 3 में बदल गई, मिथॉक्सी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है चेन बदलना। यहां 4 की चेन 3 में बदल गई, लेकिन ग्रुप ही बदल डाला तुमने, मिथॉक्सी को इथॉक्सी कर दिया। तो अब ये दोनों एक दूसरे के CI नहीं माने जाएंगे। आंसर सिर्फ MI ही रहेगा। आ रही है कुछ समझ में? ग्रुप को भी देखना है, ग्रुप नहीं बदलना चाहिए। ये मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी, इसके बीच का रिलेशन आप किसी भी हालत में CI मत कर देना। ये CI है, ये दोनों CI है, ये और ये CI है। भैया मजाक में मत लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये CI है, ये और ये CI नहीं है। यहां 4 की चेन 3 में बदली है क्योंकि वो मिथॉक्सी ही था, और यहां 4 की चेन 3 में बदलने से आपने ग्रुप बदल दिया। इसका मतलब इसको चेन बदलना नहीं कहेंगे। एनी डाउट? आगे चलते हैं। टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म से 2-3 तरह के सवाल आते हैं। एक तो देखो छोटे मोटे थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं कि भाई टोटोमेरिज्म जो है वो लिक्विड फेज में होती है, सॉलिड फेज में नहीं होती। टोटोमेरिज्म होने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ग्रुप की रेस्पेक्ट में अल्फा H की जरूरत होती है। एटलीस्ट 1 or more alpha H should be present in compound with respect to more strong negative group like CHO, CO, NO2, NO etc. इनकी रेस्पेक्ट में बड़े ग्रुप जो नेगेटिव आई ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, उनके रेस्पेक्ट में अगर किसी कंपाउंड के अंदर बगल वाले कार्बन पर H मौजूद है तो वो H जो है काम में आती है टोटोमेरिज्म। इसके अलावा माइग्रेशन करती है H ऑसिलेट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन और फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन, वो कहीं भी ऑसिलेट करती है। H माइग्रेट करती है, इट मीन्स H अपनी जगह बदल के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब पहली जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाती है तो इसे 1-2 माइग्रेशन कहा जाता है, और जब पहले से तीसरे या चौथे या 5वें पे जाता है तो इसे 1-3, 1-4 माइग्रेशन कहा जाता है। अपने सिलेबस में जनरली 1-3 माइग्रेशन के ऊपर फोकस किया गया है। तो एक सवाल ये बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट टोटोमेरिज्म। भाई 4 ऑप्शन है, आपसे कहा जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर टोटोमेरिज्म दिखाता है। देखो भैया टोटोमेरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है ये सब बच्चा जानता है, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएं और उसमें टोटोमेरिज्म ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो जरूर आएगा। अब बात ये आती है कि सवाल किस टाइप का आएगा। तो मैंने कहा थ्योरी वाला सवाल आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है किस मीडियम में होती है, तो आप बोलना है भाई टोटोमेरिज्म प्रोसीड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, इनमें कैटलाइज हो जाती है और तेज होने लग जाती है।
स्टेबिलिटी पूछ सकता है कि भाई कीटो और इनोल में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो देखो जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म बिकॉज इन कीटो स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एनर्जी। सीओ की बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा होती है और यही रीजन होता है कि कीटो की स्टेबिलिटी इनोल से ज्यादा रहती है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है, कई जगह से मेरा मतलब जहां एरोमेटिसिटी या कॉन्जुगेशन यानी कि अनुनाद आ जाता है, जहां रेजोनेंस आ जाता है या एरोमेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसमें पैदा हो जाती है कंपाउंड में, तो ये मान लीजिए उसके अंदर टोटोमेरिज्म इतना जबरदस्त होता है कि उसका इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से कई गुना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा डाइकीटो कंपाउंड्स में भी जो है टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म जब होती है तो टोटोमर्स बनते हैं। टोटोमर्स यानी कीटो और इनोल जैसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है, एक दूसरे में बदलती रहती है, अंतर परिवर्तित यानी कि इंटर कन्वर्टिबल, अदल बदल। इट मीन्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है इन बोथ स्ट्रक्चर। ये इसमें बदलेगी, ये इसमें। कीटो इनोल में, इनोल कीटो में। आप अकेला कीटो या अकेला इनोल बाजार से नहीं खरीद सकते जब तक कि उनके बीच की स्टेबिलिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। अगर मान लीजिए मेरे कहने का मतलब ये है कि कीटो और इनोल को आप तभी सेपरेट कर सकते हैं जब कीटो और इनोल दोनों फॉर्म अच्छी खासी बन रही हो। अब मान लो कीटो लाइक 99.9% बन रहा है, इनोल 0.01% बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, अप्रोक्स 0% बन रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इनोल को आप कीटो से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लाइक कीटो और इनोल, अगर मान लो कीटो 60-70% बन रहा है, इनोल जो है 30-25% बन रहा है, तो फिर आप कीटो इनोल को सेपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स ऑलवेज कीटो एंड इनोल कांट बी सेपरेट, ये भी गलत बात है। और ऑलवेज कैन सेपरेट, ये भी गलत बात है। हमेशा सेपरेट किए जा सकते हैं, ये भी सही नहीं है। और हमेशा सेपरेट कीटो और इनोल को नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात नहीं है। किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। डिपेंड करता है कि कीटो और इनोल की स्टेबिलिटी किस तरीके से है, उनकी क्वांटिटी, उनका अमाउंट, उनकी परसेंटेज कितनी बनी। ये सवाल है। और एक सवाल और लास्ट बनता है, वो है इनोलाइजेशन पे बेस्ड। आपको 4-5 स्ट्रक्चर या 3-4 स्ट्रक्चर आपको दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इनोलाइजेशन के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन। ये भी एक तरीका है। आओ मैं शुरू करता हूँ। छोटे मोटे थ्योरी वाले सवाल तो देखो मैंने बोल के आपको बता दिए, मैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अब मैं पूरा टोटोमेरिज्म एक साथ क्लियर कर दिया है। मैं आपको थोड़ा वो समझा रहा हूँ जो जरूरी है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेरा पहला सवाल उठाइए। 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। एक तो आएगा भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, एक क्वेश्चन तो आएगा नीट में। 2 आ जाए तो कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकते हैं। एक तो आएगा भैया। अब आगे सवाल है, which of the following compound represent टोटोमेरिज्म? तो भैया शर्त मैं आपको बता चुका हूं, एटलीस्ट 1 अल्फा H should be present in compound with respect to more negative group like NO2, NO, CHO, CO, etc. आखिर अल्फा H होती क्या है? यहां निगेटिव ग्रुप लगा हुआ है और इस निगेटिव ग्रुप से नहीं, उससे जुड़े कार्बन से जो H जुड़ी रहेंगी इनको कहेंगे अल्फा। जिनमें ये होगा वो काम करेंगे टोटोमेरिज्म का। ये CHO हो सकता है, ये CO हो सकता है, ये NO2 हो सकता है, ये NO हो सकता है, ये CONH2 हो सकता है, और भी ग्रुप हो सकते हैं। मोस्टली इनमें देखा जाता है, इन्हीं की बात करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा तो बताओ फिर HCHO में होगा कि नहीं होगा भैया? अरे ये रही ना H। अरे भैया ऐसी नहीं चाहिए बाबू, अल्फा चाहिए, अल्फा।
अल्फा का मतलब CHO ग्रुप से कार्बन जुड़ा हो उस पे H चाहिए, इससे जुड़े कार्बन पे H चाहिए बेटा, समझ बात को। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इस पे अल्फा H चाहिए, ये करेगा देखो टोटो, ये करेगा टोटो। CH3 C डबल बॉन्ड O C6H पर इसमें होगी, देखो ये रही अल्फा, उधर नहीं है, वहां नहीं है, उधर मत देखो, उधर नहीं है, वो तो C6H पर बेंजीन का डब्बा है, बेंजीन की रिंग का मतलब तो ये है, ये है, इसमें नहीं, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे कहां है H, इसमें होगा CH3 CO CH2 CO CH3, देखो इसमें होगा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों ही काम में आ सकती हैं, दोनों ही कर सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी की रहती है अल्फा H की, जो पार्टिसिपेट करेगी इन टोटोमेरिज्म, इसलिए इससे बनने वाला जो इनॉल होगा वो अच्छा खासा बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव H की वजह से बन रहा है। साइक्लिक में देखो तो साइक्लिक में देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक हो चाहे ए साइक्लिक हो, फर्क क्या पड़ रहा है, बगल वाले पर H होनी चाहिए, अरे बगल वाले पर H होनी चाहिए, सही, यहां H, ये H होनी चाहिए, ये रही। और अब नहीं होगा, अभी तो आप बोल रहे थे बगल वाले पे H ही, अब जब बगल वाले पे आपको दो H दे दे तब आपको दिक्कत आ रही, अरे भैया अल्फा H का मतलब होता है sp3 कार्बन पर जुड़ा H ही माना जाएगा, यही H काम में आ सकता है। डबल बॉन्डेड कार्बन की H तो क्लोजली पैक रहती है, जुड़ी रहती है, वो काम नहीं आएगी टोटोमेरिज्म में, वो माइग्रेशन नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो फिर ये H नहीं करेगी, हाँ ये H नहीं करेगी, ना ये H करेगी ना ये H करेगी, तो फिर इस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म होगी नहीं। अरे टोटोमेरिज्म की बात नहीं कर रहा, ये H नहीं करेगी, टोटो तो होगा, किससे होगा सर, क्या है, कभी आप क्या बोल रहे हो, कभी आप पल पल अपना कॉन्सेप्ट बदल रहे हो। अभी तो बोल रहे थे पड़ोसी कार्बन की H चाहिए, अब ये पड़ोसी थोड़ी है, ये तो दूर का है ना, आप इसकी कैसे ले रहे हो H। देखो बेटा, अगर कार्बन कॉन्जुगेशन में आ रहा हो तो उसकी H भी पड़ोसी की ही H मानी जाएगी। कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल कार्बन, इस कार्बन से H आप ले सकते हो आराम से, ये कॉन्जुगेट कार्बन है, ये कार्बन पड़ोसी की तरह ही काम आएगा, ये कार्बन इन्हीं का रिश्तेदार है, इन्हीं का सगा संबंधी है, कॉन्जुगेट कार्बन का H लिया जा सकता है। तो कल को ये H ले लूं तो ये रोकेगा नहीं कोई, इसको नहीं रोकेगा। जब आप इसकी H लोगे तो H निकलेगी बाहर और H प्लस बनाएगी, और जैसे H प्लस बनेगा इस कार्बन पे माइनस आएगा, और ये माइनस कॉन्जुगेशन में है। देखो बेटा, माइनस सिंगल डबल आप ले सकते हो, ये H भी। ओफो, मतलब या तो पड़ोसी कार्बन की H चाहिए, वो sp3 होना चाहिए, और पड़ोसी की H नहीं मिले तो आप कॉन्जुगेट कार्बन की H भी ले सकते हो, चाहे वो कितनी ही दूर हो। यस, मतलब मैं इसमें अगर टोटोमेरिज्म की पूछूं आपसे, जरा बताना देखें कि क्या इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है भाई, है। ये लेगी, ये वाली H आ जाएगी काम में, ये काम में आ जाएगी, हाँ बेटा आ जाएगी। क्यों, ये तो दूर की है ना सर, दूर के रिश्तेदार भी काम में आ सकते हैं, कॉन्जुगेट होने चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए बस। डबल सिंगल माइनस, आप जैसे H ले जाओगे इस पे माइनस आए, अगर वो माइनस कॉन्जुगेट होगा इस CHO के साथ, ये CHO निगेटिव M की भूमिका में रहेगा, और ये निगेटिव M ग्रुप उसे आराम से स्टेबल कर देगा, वो H आराम से निकल के टोटोमेरिज्म कर सकती है मेरे बच्चा। ओके ठीक है सर, अब मैं याद रखूंगा, मुझे अल्फा H चाहिए, अल्फा का मतलब पड़ोसी की H, या फिर कोई कॉन्जुगेट पोजीशन की H भी मैं ले सकता हूँ। शाबाश, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, बताना देखें इसमें होगा क्या टोटोमेरिज्म। इसमें तो नहीं होगा सर, बता क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O हो गया, इधर वाली H आप ले नहीं सकते, ये वाली हम ले नहीं सकते, और जो रिलेटिव था, जो कॉन्जुगेट एटम था
उस पे भी एच नहीं है तो टोटो नहीं होगा। शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा बता देखें इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा। भैया यहाँ मैंने कई ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आप पुराने पेपर्स को देख लीजिए, हाथों हाथ देख लो। पढ़ रहे हो ना आप, तो क्या दिक्कत आ रही? सामान है ना आपके पास, किताबें हैं, आपके नोट्स हैं, आप देखो उनमें खोल के देखिए। प्रीवियस एग्जामिनेशंस के पेपर या क्वेश्चंस को उठा के देखिए। ये स्ट्रक्चर्स कई इनमें से वहाँ पेपर में आ चुके हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, हाई लेवल पे इम्पोर्टेंट है। टोटो मैरिज में है इसका नाम। जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो समझ में आ गया होगा कहाँ टोटो मैरिज में। स्ट्रक्चर आई ऐसी, बताओ इसमें टोटो मैरिज में होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे बता दिया भैया? अरे सर आप ही ने तो बोला, देखो ये CO ग्रुप हो गया, ये बगल वाला कार्बन, ये इस पे H लग गई। देखो मैं समझाते टाइम खुद ही स्टूडेंट बन जाता हूँ, खुद ही टीचर बन जाता हूँ। ये मेरी आदत है। जो बच्चा मेरे से क्लास में पढ़ता है उन्हें पता है कि सर आपकी क्लास में हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। आप खुद ही अपने आप को समझाते रहते हो, खुद ही अपने आप स्टूडेंट बन जाते हो, और हमारे जो दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप खुद से खुद पूछ लेते हो। हमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज नहीं पूछनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मन में आता है पूछना है कि ये चीज पूछनी है सर से, उससे पहले आप उसका जवाब दे देते हो, खुद ही पूछ लेते हो, खुद से ही सवाल और खुद ही जवाब दे देते हो। इसलिए ये मेरी आदत है। किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना भैया। आप भी अपना कोई सवाल मुझसे पूछना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये एच काम में आ जाएगी। सर यहां भी तो एच थी, देखो ये काम नहीं आएगी, ये वाली एच काम में नहीं आती है। क्यों? देखो एक्चुअली क्या है, दिस इज ए बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। आप प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखो, ये एक सवाल भी पूछा जा चुका है। ये जो एच है ये बाइसाइक्लिक कार्बन का जो ब्रिज हेड कार्बन, ये जो कार्बन होता है ना बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर, बाइसाइक्लिक मतलब दो साइकिल जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, इसको बाइसाइक्लिक कहते हैं। इसका ये जो कार्बन है, इस कार्बन को कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन, इस कार्बन पे लगी हुई एच काम में नहीं आती। ये एक साइंटिस्ट है ब्रेट, उसका रोल था, उसने बोला कि ये जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, ये कभी भी कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज, ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, sp2 नहीं हो सकता। तो कौन बना रहा है प्लेनर, कौन बना रहा है sp2? अरे भाई जब आप इसकी एच इधर लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जब आप इनोलाइजेशन करोगे तो फिर ये sp2 हो जाएगा, जो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये नहीं बन सकता। और ऐसा अप टू 7 कार्बन कंटेनिंग बाइसाइकिल में ही होता है। 7 से बड़ी कार्बन, 7 से ज्यादा कार्बन का जब बाइसाइक्लो ले लेते हैं तो स्ट्रक्चर थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है और वो प्लेनरिटी की तरफ जा सकती है। इसमें तो नहीं होगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, ये इससे छोटा है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाली एच आप काम में लो। तो सर इसका मतलब, तो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये बाइसाइक्लिक होता और यहाँ पे मान लो कोई एच ही नहीं होती, तो फिर टोटो नहीं होता। बेटा घबरा क्यों रहा है? फिर टोटो नहीं होगा, ये एच नहीं ले सकते मेरे बाबू। ओके, एनी डाउट? चलो आगे। नाइट्रो कंपाउंड की अगर बात करें तो नाइट्रो कंपाउंड में भी आपको मैं बता दूं, NO2 के बगल वाले कार्बन पर H होना चाहिए। ये NO2 लगा हुआ है और ये H लगा हुआ है, हो गई टोटो। ये NO2 लगा हुआ है और ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, नहीं होगा टोटो। ये CH3 के ऊपर NO2 लगा हुआ है, नहीं होगा टोटो, नहीं होगा टोटो। अल्फा H चाहिए मेरे को, नहीं होगा टोटो। टोटो मैरिज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? टोटो मैरिज के लिए अल्फा पोजीशन पे H चाहिए होता है बेटा। NO वाले कंपाउंड में भी सेम कॉन्सेप्ट, आपके पास अगर अल्फा पोजीशन पर है H तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एक सवाल है कीटो और इनोल की स्टेबिलिटी। तो देखो बेटा, कीटो और इनोल में से कीटो ही ज्यादा स्टेबल होता है।
समझ में आ रहा है? आप एक प्लेन सिंपल कीटो और सिंपल इनॉल की बात करें तो कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, ये लगभग 100%, ध्यान रखें लगभग 100 बोल रहा हूं, और ये 0% इतना ही रहता है, ये हाई लेवल पे स्टेबल होता है। इसका रीजन होता है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन CNO एंड CNC, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है CO की, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन सिचुएशन जब ऐसी हो, जैसे कोई डाई कीटो कंपाउंड है, तो डाई कीटो कंपाउंड में जब टोटोमेरिज्म करते हैं ना, तो देखो दो तरह से सवाल बनता है। एक तो बनता है कि भाई लिक्विड स्टेट में, और एक बनता है एक्वस स्टेट में। लिक्विड स्टेट का मतलब तो ये कंपाउंड खुद लिक्विड है, तो इसी की स्टेट में बताना है, और एक्वस का मतलब है कि इसमें मैंने पानी मिला दिया, H2O ऐड कर दिया, अब इसमें आपको टोटोमेरिज्म बताना है। तो पहले मैं इसकी बात करता हूं। जब इसमें करते हैं तो देखो टोटोमेरिन के लिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, सब समझ रहे हैं इस बात को कि दिस इज द मोर रिएक्टिव एज बिकॉज दिस H इज प्रेजेंट बिटवीन 2 CO ग्रुप, दो बड़े बड़े माइनस ग्रुप के बीच में लगा हुआ है, तो हाईली अच्छा खासा इंपॉर्टेंट और रिएक्टिव H हो गया, तो ये ज्यादा कोशिश करता है जो है टोटोमेराइज होने की। और देखो टोटोमेराइज हो गया ही, ये H निकल के यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो ये CH3C सिंगल बॉन्ड OH, देखो ये O पे H आ गया, ये OH बन गया, यहाँ ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये आ गया CH, ये आ गया C डबल बॉन्ड, और ये बन गया इनके बीच में एक H बॉन्ड। इस H बॉन्ड की वजह से नहीं हुआ ये स्टेबल, ये स्टेबल हुआ ड्यू टू रेजोनेंस। आप देखो डबल कितना तगड़ा रेजोनेंस आ गया, बेंजीन के बराबर का रेजोनेंस आ गया है। हालांकि बेंजीन नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से बेंजीन में डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, वैसे इसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई और 6 डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कितना जबरदस्त चल रहा है कॉन्जुगेशन, पेयर सिंगल डबल, तो एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रे 2 ये रे 6 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन हुआ है, अच्छा खासा जबरदस्त स्टेबिलिटी आ गई, समझ में आ रहा है? इसमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी आ गई। सर ये वाली H ले लेते हैं, ये ले लेते, तो ले लो, ये भी ले लो, ये भी लेके देखी मैंने, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OCH3, लेकिन यहां कोई कॉन्जुगेशन बचा ही नहीं। देखो आप किसी तरीके का कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस, पेयर सिंगल, इस पे पेयर लगा लो आप, सिंगल सिंगल सिंगल, कहाँ है कॉन्जुगेशन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, और ये बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, मतलब लगभग डिक्टेंशन मिलता है इसको 75-76% ये हो जाता है, और 23-24% ये रह जाता है, और बाबूजी ये तो मतलब जो है लगभग रहता ही नहीं है जी, खत्म सा हो जाता है। अब आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, मान लो जैसा कि नीट के एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है, आप पेपर उठाएंगे तो पता लगेगा, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड हो गया, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये है, और सबसे कम ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने फर्स्ट माना, ये मैंने सेकंड माना, और ये मैंने थर्ड माना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये सेकंड वाला है, ये वाला, उससे कम ये, सबसे कम ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है, परसेंटेज का ऑर्डर पूछ सकता है, यानी कि आपको ये परसेंटेज वैसे रटनी नहीं है, परसेंटेज आती नहीं है, परसेंटेज मतलब कंटेंट का, मतलब कितनी ज्यादा बना कम बना, परसेंटेज डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो आप क्वांटिटी के आधार पे भी आपसे सवाल पूछा सकता है। अब बात कर रहा हूं मैं एक्वस स्टेट की, पानी मिला रहे हैं बाबू हम, जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना भैया। लिक्विड स्टेट का हो गया, ये ज्यादा था ये कम था, अब पानी मिलाया जा रहा है, और क्या हुआ भैया, जैसे ही हमने इसमें वाटर ऐड किया, तो वाटर के मॉलिक्यूल और इन्होंने आपस में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कर डाली। लो जी लो, ये तो यहीं लग गए, आपस में फंस गए, जुड़ गए एक दूसरे से। अब इस H से ये इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं रह पाएगा, ये H इतनी ज्यादा माइग्रेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं। तो इनॉल तो बन तो जाएगा, यूं नहीं है कि बनेगा ही नहीं, बनेगा तो सही, लेकिन अब
होगा क्या कि उतना नहीं बनेगा जितना ऊपर बन रहा था। जितना स्टेबिलिटी ऊपर इनोल में आ रही थी उतनी अब यहां आई नहीं ना। इसलिए जब एक्वस कंडीशन आए तो स्टेबिलिटी में ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एच बॉन्ड बना के स्टेबल हो चुका है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक आपको स्ट्रक्चर मिली ऐसे, आपसे कहा जाए कि इसका टोटोमेरिज्म कराइए, हमने कराया तो ये रही अल्फा एच। जैसे ही अल्फा एच यूज की तो ये बन गया फिनॉल। अब आप खुद ही देख लो, इनॉल होते होते फिनॉल हो गया, स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो गया। ये लो जी, इनॉल ज्यादा स्टेबल हो गया। तो मैंने आपको बताया कि कीटो ज्यादा स्टेबल होते हैं इनॉल से, लेकिन जब जब एरोमेटिसिटी या कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस आएगा इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कीटो से। आगे अगला सवाल, इनोलाइजेशन का ऑर्डर। आपको सवाल मिला CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एक दे दिया मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेनॉन, और आपसे कहा जाए कि इनोलाइजेशन का ऑर्डर बताइए। देखो, इनोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ अल्फा एच इन इनोल। इनोलाइजेशन प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच इन इनोल। इनोल को बनाओ पहले। जब जब आपको ऐसे कंपाउंड मिले जिनमें ना कोई कॉन्जुगेशन नजर आ रहा हो और ना ही कोई कीटो ग्रुप में डिफरेंस हो कि भाई सब में एक ही तो है, एक में एक होता है, एक में दो होता है, एक में तीन होता, तो नंबर ऑफ कीटो के हिसाब से अपन आंसर देते। तो ऐसी सिचुएशन में इनोल बनाया करो सबके, तीनों का इनोल बनाओ। इसका इनोल बनाया CH2 डबल बॉन्ड CHOH बना, इसका इनोल बनाया CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 बना, इसका इनोल बनाया ये बन गया OH, ये डबल बॉन्ड। आप देखो तीनों के इनोल बन चुके हैं, तीनों के इनोल बन चुके हैं। अब आप बताइए, इनोल का मतलब होता है इन प्लस ऑल। इन का मतलब होता है एल्कीन, और एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा एच से देखी जाती है। यहां भी मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी देखूंगा। अल्फा एच का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पर लगे एच नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन पर यानी जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर जुड़े एच को अल्फा एच कहते हैं। यहां दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनसे कोई और कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा एच नहीं है इसमें। ये हो गई अल्फा एच जीरो। इस इनोल में देखा तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा, इधर कोई कार्बन नहीं है, इधर एक कार्बन है जिसपे 3 एच है, तो अल्फा एच हो गया 3। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एक ये रहा, एक ये रहा, इधर वाले कार्बन को भी अल्फा बोलेंगे, तो देखो 2 तो अल्फा एच यहां से मिलेगी, और इधर भी जुड़े हुए कार्बन पे 2 अल्फा एच है, टोटल 4 अल्फा एच हो गई। अब अपना आंसर दीजिए, जिस इनोल में सबसे ज्यादा अल्फा एच है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और जिस इनोल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका इनोलाइजेशन ज्यादा होगा, तो मोस्ट इनोलाइज्ड कंपाउंड यहां लास्ट वाला होगा। दूसरा, आपको अलग अलग ग्रुप दे दे, एक में एक CHO लगा दिया, एक में 2 CO ग्रुप लगा दिए, एक में 3 CO ग्रुप लगा दिए, तो जैसे जैसे आप CO ग्रुप्स ज्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो H है, ये जो H है, ये जो H है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो एक और कॉन्सेप्ट बनता है कि इनोलाइजेशन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कीटो ग्रुप। आपको ये कीटो कंपाउंड में कितने कीटो ग्रुप्स लगा रखे हैं, कितने NO2 ग्रुप लगा रखे हैं,
वो देखना है। यानी कि जितने ज़्यादा कीटो ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी H। रिएक्टिविटी ऑफ H जितनी ज़्यादा होगी, अल्फा H की रिएक्टिविटी, इनोलाइजेशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। एक सवाल और ले लीजिए, ये सवाल है इस टाइप का, आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिले CH3CO CH2 CO CH3 और एक मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि अगर कोई इनोलाइजेशन में आपको ग्रुप्स नजर आए निगेटिव या पॉजिटिव, तो निगेटिव आई या निगेटिव ग्रुप्स अगर हैं तो वो ज़्यादा करेंगे इनोलाइजेशन को, और पॉजिटिव ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं तो वो इनोलाइजेशन को कम कर देंगे। गौर से देखो, यहाँ एक प्लस आई ग्रुप आपने लगा रखा है CH3, इनोलाइजेशन कम कर देगा वो, क्योंकि वो पॉजिटिव ग्रुप H की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। इस तरह से आपके सामने कंप्लीट होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और टोटोमर्स में से जो जो सवाल बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। 2 सवाल जरूर आएंगे। इन 5 में से हर हाल में इन 5-6 में से 2 या 3 तक भी सवाल आ सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।